हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 8 नवंबर 2020 का करंट अफेयर का वीडियो लेके आया हूं। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन नया करंट अफेयर का वीडियो लाता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये करंट अफेयर का प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसको अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसको अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिलीप रथ। व्याख्या देख लीजिए आप लोग, जितने भी सारे प्रश्न हैं सारे प्रश्न का व्याख्या आपको मिल जाएगा। सारे प्रश्न के व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और उसको समझिएगा। श्री दिलीप रथ अध्यक्ष जो हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB शॉर्ट फॉर्म होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF के बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया है और यह विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नगर निगम ने किस राज्य में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उत्तराखंड। व्याख्या समझते हैं। उत्तराखंड राज्य में देहरादून नगर निगम ने कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने और प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक नई पहल शुरू की है। इस पहल से लोगों में प्लास्टिक कचरे के विरुद्ध जागरूकता बढ़ेगी और लोगों के मास्क के उपयोग हेतु भी जागरूक किया जा सकेगा। इस पहल के तहत देहरादून नगर निगम द्वारा अब तक प्लास्टिक कचरे के बदले में कुल 5000 मास्क वितरित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 20 की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 20 की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की और यह दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक प्रमुख अभियान है। याद रखिएगा आप लोग इस पॉइंट को। शिखर सम्मेलन का मुख्य केंद्र भारत के आर्थिक और निवेश के दृष्टिकोण की चर्चाओं पर होगा। बैठक में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था के निर्माण की राह के बारे में सरकार के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। इस राउंड टेबल में दुनिया की 20 सबसे बड़ी पेंशन एवं सॉवरेन वेल्थ फंड से जुड़ी कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। तो इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2010 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर परियोजना किस नदी पर बनाया जाएगा? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2010 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर परियोजना किस नदी पर बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलुज। दो 2010 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर परियोजना हिमाचल के शिमला और कुल्लू जिले में सतलुज नदी पर निर्माणाधीन है। यह परियोजना प्रति वर्ष 758.20 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगी और इसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार और भारत सरकार के बिल्ड ऑन ऑपरेट मेंटेन आधार पर सक्रिय समर्थन के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।
व्याख्या को समझिएगा अच्छे से पढ़ के। डाइस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने हेतु इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। डाइस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने हेतु इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके अपनी परिचालन दक्षता में सुधार के लिए हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ साझेदारी की है। समझौते के तहत इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस भारतीय रेलवे के यात्री आरक्षण प्रणाली का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर द्वारा उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करेगा, जो नई ट्रेनों की शुरुआत और भविष्य कहने वाला संपत्ति के रखरखाव में मदद करेगा। इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसको समझिएगा। व्याख्या समझना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, अलसेने औतारा डाइस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइवरी कोस्ट। याद रखिएगा इसको। व्याख्या समझते हैं। पेशे से अर्थशास्त्री अलसेने औतारा को चुनाव में 94% वोट हासिल करके कोटे डी आइवर यानी आइवरी कोस्ट उसके अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। वह 2010 से आइवरी कोस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष और सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के लिए काम कर चुके हैं। उन्होंने नवंबर 1990 से दिसंबर 1993 तक कोटे डी आइवर के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो इस व्याख्या को अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है, टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी का नाम बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। व्याख्या समझते हैं इसका। राफेल नडाल टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। आइए टॉप 3 खिलाड़ी के नाम जानते हैं। पहला है जिमी कॉनर्स, दूसरा है रोजर फेडरर और तीसरा है इवान लेंडल। याद रखिएगा आप लोग इसको। अगला प्रश्न है, कौन से मंत्रालय प्रसाद योजना की देखरेख करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन मंत्रालय। याद रखिएगा इसको। व्याख्या समझते हैं इसका। तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव यानी प्रसाद एक राष्ट्रीय मिशन है और इसकी देखरेख पर्यटन मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा की जाती है एवं इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा व्याख्या को। अगला प्रश्न है, प्रो-ए-एन भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से निम्न में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्रो-ए-एन भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से निम्न में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। बी राइट होगा, डॉक्टर सुशांत कार। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट जो कि इंडिया में है, उन्होंने लिस्मेनिया डोनोवानी के रोग जनन क्षमता एवं उसके अस्तित्व की रणनीति को समझने की दिशा में
किए गए महत्वपूर्ण शोध कार्य को मान्यता देने के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कर को इस साल के प्रोफेसर A.N. भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड के लिए चुना है। लिशमैनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोअन परजीवी है जो मैक्रोफेज कोशिकाओं को संक्रमित करता है। तो इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और इसको समझ के याद रखिएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, द एज ऑफ पैंडेमिक्स हाउस दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिन्मय तुम्बे। आइए व्याख्या समझते हैं इसका। द एज ऑफ पैंडेमिक्स हाउस दे शेप्स इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक चिन्मय तुम्बे द्वारा लिखी गई है और इंडिया मूविंग ए हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन के बाद यह उनकी दूसरी पुस्तक है। पुस्तक में हैजा प्लेग और इन्फ्लुएंजा की महामारी के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 1817 से 1920 के बीच भारत में 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे। उम्मीद है आप लोग के लिए वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सारे प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और इसका जो व्याख्या है उसको आप लोग वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से पढ़ के समझिएगा। आप लोग के लिए उम्मीद है काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। अगर आप लोगों ने पिछले करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार चैनल पे जाके पिछले दिन के करंट अफेयर का वीडियो अवश्य देख लें। और अगर आप लोग को पिछले दिन के करंट अफेयर का PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग को जिस दिन का भी करंट अफेयर का PDF फाइल चाहिए वहाँ से जाके आप लोग एक मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर का वीडियो को लेके। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।